हेलो एवरीवन। वेलकम टू डेली एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस या फिर रिप्रोडक्शन का जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसमें जितने भी पॉइंट्स कवर करे गए हैं नोट्स के अंदर वो सारे आपको समझाए जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। और इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी अदर रेफरेंस बुक या फिर किसी भी गाइड या फिर रिफ्रेशर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेरी गारंटी है। सारे पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो चैप्टर है वो पूरा आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर। ये कई सारे स्कूल्स में ये चैप्टर जो है स्किप कर दिया जाता है, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आखिर क्या होता है? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब है कि जो पहले से ही एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स, पहले से ही एग्जिस्ट होने वाले एनिमल्स से ही जब नए ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन होती है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि जो एनिमल्स या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर कोई भी स्पीशीज़ जो पहले से ही इस अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, जब उससे नए ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन होती है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है आपका वाई रिप्रोडक्शन इज़ अ वाइटल प्रोसेस। यानी कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। इसमें बात करते हैं, रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है क्योंकि रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है या फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इट इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ। क्योंकि क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा तो इस अर्थ पर जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। यानी कि जब तक नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता रहेगा तब तक ही वो स्पीशीज़ जो है वो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज़ अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो वो जो स्पीशीज़ हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, वो वैनिश हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है एक वाइटल प्रोसेस है या फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट है, इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि अर्थ पर लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है, जैसे जैसे नए नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते रहते हैं तो लाइफ जो है अर्थ पर कंटिन्यू रहती है। लाइफ जो है अर्थ पर समाप्त नहीं होती और लाइफ जो है अर्थ पर कंटिन्यू रहेगी। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इट गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि उनकी पेरेंट्स की होती है। जैसे ह्यूमंस ह्यूमंस की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ रिजेंबल होती हैं उनके पेरेंट्स से, या फिर एनिमल्स की भी रिजेंबल होती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनको हम बोलते हैं ट्रेड्स। कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से मैच होती है, चाहे वो आपकी मैच हो, चाहे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैच हो, चाहे वो एनिमल्स की मैच हो, तो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैच होती है तो वैसे ही ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं? तो दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपसे एग्जामिनेशन के अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों को ही कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। तो जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से ही ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ही रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी जाके फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, तब जाके नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नो वेरिएशन इन न्यू ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती, यानी कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रोड्यूस होते। ये कह सकते हो आप कि ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं। कोई भी वेरिएशन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के केस में नहीं होती।
लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है कि वेरिएशन आती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो। ठीक है, जब किड्स होते हैं चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे फिर वो ह्यूमन बीइंग्स के हों, उनके अंदर वेरिएशन होती है। सारे किड्स जो है वो एक तरीके के नहीं होते, या फिर सब जो है ट्विंस नहीं होते, वेरिएशन होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी नए नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आगे बात करते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके जो मल्टीपल्स जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, या फिर जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कई सारे मेथड्स होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें पहला मेथड होता है फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, इन विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर तुम्हें वर्ड से ही पता लग रहा है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट होना यानी कि टूटना। ठीक है, एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का फ्यूजन, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जब वो स्प्लिट होता है और दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करता है, उसे बोलते हैं हम फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, फ्यूजन, अब फ्यूजन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये तो पता लग गया फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन का मतलब होता है जब एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करता है। अब दो टाइप के फ्यूजन होते हैं, एक होता है आपका बाइनरी फ्यूजन और एक होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। इसके अंदर भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। ठीक है, बाइनरी फिजन, बाइनरी बाइनरी से ही तुम्हें शब्द से पता लग रहा है, बाइनरी का मतलब होता है टू। ठीक है, जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाए तो उसे बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मोर देन टू डॉटर सेल्स। मल्टीपल से ही समझ में आ गया तुम्हें कि दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होगा और दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में स्प्लिट होगा तो उसे मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। बाइनरी फ्यूजन में नो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ साइस्ट, यानी कि साइस्ट की लेयर नहीं होती किसमें, बाइनरी फ्यूजन में। बाइनरी फ्यूजन में कोई भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे बोलते हैं साइस्ट। ठीक है, साइस्ट की प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट नहीं होती बाइनरी फ्यूजन में, लेकिन जो मल्टीपल फ्यूजन होता है उसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है साइस्ट की। ठीक है, जो मल्टीपल फ्यूजन होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीपल फ्यूजन के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है साइस्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, अकर्स ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। बाइनरी फ्यूजन नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, कुछ ही ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन परफॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन पे। बाइनरी फ्यूजन में न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, यानी कि बाइनरी फ्यूजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो मल्टीपल फ्यूजन होता है उसमें न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मैनी पार्ट्स, न्यूक्लियस जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी फ्यूजन के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड्स आफ्टर ईच न्यूक्लियस डिवीजन, यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है वैसे ही साइटोप्लाज्म भी जो है डिवाइड होता चला जाता है बाइनरी फ्यूजन के अंदर। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन में साइटोप्लाज्म डजंट डिवाइड्स आफ्टर एवरी न्यूक्लियस डिवाइड, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन में न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है लेकिन साइटोप्लाज्म वैसे का वैसा ही रहता है, उसकी कोई भी डिवीजन नहीं होती, यानी कि वो नहीं डिवाइड होता। ये आपको पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, डिफरेंस ऐसे ही लिखना है एग्जामिनेशन के अंदर तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल की। बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल हैं जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लीशमानिया हो गया जिसे हम काला अजार भी बोलते हैं। बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जिसे बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, एक तरह का पैरासाइट होता है जो कि मलेरियल पैरासाइट होता है, इसलिए मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम जिसे मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर।
सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है एक्सप्लेन बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अब बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में होता है। तो उसका एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि बाइनरी फ्यूजन एक्सप्लेन करो अमीबा में कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है व्हेन अमीबा सेल्स रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ, यानी कि जब अमीबा के जो सेल्स होते हैं वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ कर पाते हैं, यानी कि जब अमीबा के जो सेल्स हैं वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पर पहुंच जाते हैं, द न्यूक्लियस विल लेंथन एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि जब अमीबा के जो सेल्स होते हैं वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंच जाते हैं तब उसका जो न्यूक्लियस है वो लेंथन होता है, यानी कि लंबा होता है, और फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म ऑल्सो डिवाइड्स इन टू पार्ट्स, वन पार्ट अराउंड ईच न्यूक्लियस, यानी कि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, और एक पार्ट हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर घूम जाता है। ठीक है, यही है बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर। कि अमीबा के अंदर क्या होता है कि जब अमीबा के सेल्स अपनी मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंचते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो उसका न्यूक्लियस है वो लेंथन होता है, वो लंबा होता है, और उसके बाद वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो उसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और हर एक पार्ट जो है वो हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर घूम जाता है। ठीक है, ये बाइनरी फ्यूजन है अमीबा के अंदर। अब यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा और बाइनरी फ्यूजन इन लीशमानिया के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, दोनों के अंदर ही अमीबा की एक नो डेफिनाइट, अमीबा हैज़ नो डेफिनाइट ओरिएंटेशन, यानी कि अमीबा की कोई डेफिनाइट ओरिएंटेशन नहीं होती, उसका कोई शेप साइज़ या फिर कुछ भी नहीं होता। जो अमीबा होता है उसका कोई भी शेप या साइज़ डिफाइंड नहीं होता, इसलिए आपको यही डिफरेंस याद रखना है कि अमीबा हैज़ नो डेफिनाइट ओरिएंटेशन, उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, उसका कोई शेप या साइज़ जो है वो डिसाइडेड नहीं होता पहले से, वो किसी भी शेप या साइज़ के अंदर पाया जा सकता है। बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन इन लीशमानिया। लीशमानिया की एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन होती है, यानी कि उसका एक डिफाइंड शेप या फिर डिफाइंड साइज़ होता है। इसलिए सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर कैसे होती है, उसके अंदर कोई डेफिनाइट ओरिएंटेशन नहीं होती, यानी कि कोई शेप या फिर साइज जो है वो डिफाइंड नहीं होता, डिसाइडेड नहीं होता। लेकिन लीशमानिया के अंदर क्या होता है, लीशमानिया के अंदर डेफिनाइट ओरिएंटेशन होती है। आगे चलते हैं एट्थ पॉइंट पर। एट्थ पॉइंट है आपका फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब बाइनरी फ्यूजन हमने कंप्लीट कर ली, अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन पर। फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ पर दे रखा है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल, देखो फ्रेगमेंटेशन तुमने सुना होगा कि बचपन में जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, किसी भी चीज़ के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उन्हें फ्रेगमेंट्स यानी कि टुकड़े बोलते हैं। उसी चीज़ से तुम जो है फ्रेगमेंटेशन का मतलब पता लगा सकते हो, तुम्हें जो है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, तुम सिंपल वर्ड्स को तोड़कर भी इन चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब बॉडी ब्रेक होती है छोटे छोटे पीसीज में, जिनको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, यानी कि जब एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक होती है और उन पीसीज को बोलते हैं हम फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ऑन मैच्योरिंग ईच ऑफ विच ऑन मैच्योरिंग ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? यानी कि जब एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है जिन्हें फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, फिर वो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं वो एक नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करते हैं। यानी कि जब जब एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूटा छोटे छोटे पीसेज में जिन्हें फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, जब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अपने मेच्योर एज में पहुंच जाते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो एक कंप्लीट नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के दो एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है। एक है आपका स्पायरोगायरा और दूसरा है आपका सी एनेमोज। ठीक है, दो एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, स्पायरोगायरा और सी एनेमोज। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, आगे आगे नोवा पॉइंट आता है रीजनरेशन। ठीक है, देखो तुम्हें वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन का मतलब होता है रीजनरेट होना, दोबारा से बनना। रीजनरेशन यानी कि दोबारा से बनना। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। यानी कि जब एक छोटे छोटे बॉडी पार्ट जो होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के,
जब उन छोटे छोटे बॉडी पार्ट से हमें एक पूरा ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। यानी कि छोटे छोटे पार्ट से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो गया, दोबारा से बन गया छोटे बॉडी पार्ट से, उसी को हम बोलेंगे रीजनरेशन। बस इतनी डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, हुआ कुछ भी नहीं है। रीजनरेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक हो सकता है तुम्हारा प्लूनेरिया, ठीक है, एक हो सकता है तुम्हारा प्लूनेरिया और एक हो सकता है आपका हाइड्रा। ठीक है, रीजनरेशन के दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक प्लूनेरिया और एक हाइड्रा। आगे बात करते हैं 10th पॉइंट की। 10th पॉइंट का एक क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, वाई कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग ह्यूमंस कांट गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू रीजनरेशन। यानी कि इसमें सिंपली ये कहा गया है, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गई, वो नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा क्यों नहीं कर पाते रीजनरेशन के थ्रू, रीजनरेशन से हम पैदा क्यों नहीं कर पाते नए ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पर इसका रीज़न दिया गया है, यहाँ पर रीज़न दिया गया है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पर तुम्हें समझना है कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें ये वर्ड का मतलब क्या है कि हैव अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। यानी कि अभी आगे समझ में आएगा, तुम्हें लाइन पढ़ो, डेट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेकअप अ टिश्यू। यानी कि जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। और टिश्यू मेक अ ऑर्गन, जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। एंड ऑर्गन मेकअप ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम मेकअप ऑर्गेनिज्म, और फाइनली फिर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें सिंपली यही कहा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उनकी बॉडी कोई सिंपल नहीं होती, क्योंकि यह एक हाई ऑर्डर डेफिनेशन होता है। जैसे कि बॉडी पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, और फिर ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और फिर एक ऑर्गन सिस्टम से एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ये जो बॉडी सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए रीजनरेशन सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर रीजनरेशन नहीं हो सकती। इसलिए सिंपल रीज़न है, तो मैं यही लिख के आना है एग्जामिनेशन के अंदर, कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बॉडी पार्ट्स की। जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू एक ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और फिर वो ऑर्गन सिस्टम फाइनली एक ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करता है। इसलिए सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर रीजनरेशन होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रीजनरेशन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बडिंग पे। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग कहता है इट इज़ एन ए सेक्शुअल मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमने हम पढ़ रहे थे कि एक सेक्शुअल मैथड क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, इन विच द स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड। यानी कि जो बडिंग होती है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिसमें क्या होता है कि एक छोटा सा पार्ट जो होता है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि बॉडी का जो छोटा सा पार्ट होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, वो एक बर्ड की तरह ग्रो हो जाता है, विच देन ग्रोज एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। जो कि जो बर्ड फॉर्म हुआ है, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म में से जो एक एक पार्ट से जो बर्ड निकला है, वो बर्ड जब बड़ा होता है तो वो एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि बर्ड क्या होता है। जब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म में से एक बॉडी का पार्ट बाहर आ जाता है, और उसके बाद वो बॉडी का पार्ट उसे बर्ड बोलते हैं, और वो बर्ड जो है फिर एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, उसे ही हम बर्डिंग बोलते हैं। बर्डिंग के एग्जाम्पल हो सकते हैं, बर्डिंग जो है वो हाइड्रा के अंदर होती है जो कि एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और यीस्ट के अंदर होती है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको बर्डिंग। आगे चलते हैं, अब तुमसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछेगा कि बर्डिंग एक्सप्लेन करो हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा के अंदर कैसे बर्डिंग होती है। तो यहाँ पर दे रखा है इट इज़ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हाइड्रा जो होता है इट इज़ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच अ बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी ड्यू टू रिपीटेड मायोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रा होता है वो एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी के एक पार्ट से एक बर्ड की फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? ड्यू टू रिपीटेड मायोटिक डिवीजन, यानी कि जो मायोटिक सेल्स होते हैं वो रिपीटेडली डिवाइड होते चले जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उस बॉडी पार्ट से एक बर्ड की फॉर्मेशन होती है ऑफ इट्स सेल्स। ठीक है, द दिस बर्ड देन स्लोली डेवलप्स। ठीक है, फिर ये जो बर्ड है वो धीरे धीरे डेवलप होता है एंड ग्रो टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। उसके बाद ये धीरे धीरे बर्ड जब डेवलप होता है तो एक छोटा सा हाइड्रा फॉर्म करता है,
बाय डेवलपिंग माउथ, तो जो पार्ट डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं माउथ। एंड टेंटिकल्स, टेंटिकल्स भी एक पार्ट ही होता है उस हाइड्रा का। फाइनली टाइनी न्यू हाइड्रा डिटैचेस इटसेल्फ, यानी कि जो छोटा हाइड्रा उस बॉडी पार्ट से निकला है, यानी कि जो बाहर बॉडी पार्ट निकला है हाइड्रा का, वो अपने आप को डिटैच कर लेता है, यानी कि उससे अपने आप को अलग कर लेता है फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा, यानी कि जिस बॉडी पार्ट से, जिस पेरेंट पार्ट से वो अटैच था, वो अपने आप को वहाँ से अलग कर लेता है। एंड लिव्स आउट एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म, और फिर वो जो है एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है। तो ये चीज़ है कि फिर वो एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है। जो बडिंग के अंदर एक्सप्लेन किया गया है वही सिंपल तुम्हें हाइड्रा के अंदर भी समझना है। बस तुम्हें ये समझना है कि एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा, जिसमें एक बर्ड फॉर्म हो जाती है एक बॉडी के साइड पर। और किस लिए फॉर्म होती है? क्योंकि उनके जो मायोटिक सेल्स होते हैं वो रिपीटेडली डिवाइड होते चले जाते हैं। उसके बाद जो बर्ड है वो बर्ड अपने आप को पेरेंट ऑर्गेनिज्म से कुछ समय के बाद अपने आप से अलग कर लेता है और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। यही जो है तुम्हें लिखना है बर्डिंग इन हाइड्रा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। फिर एक और ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि स्पोर स्पोर जो है छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं तुमने देखे होंगे किसी भी प्लांट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट है वो 100 से ज़्यादा, या फिर कह सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को फॉर्म करता है, जिन्हें हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो स्पोर केस होता है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, जब वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो जो स्पोर्स की जो गुच्छा होता है बहुत सारा, जब वो बर्स्ट होता है यानी कि जब वो फूटता है, देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर एंड फॉल ऑन द लैंड ऑन फूड और फूड, यानी कि जो जब वो स्पोर्स का जो गुच्छा होता है जब वो बर्स्ट होता है, जब वो फटता है, तो जो स्पोर्स होते हैं वो या तो हवा में फैल जाते हैं, या फिर वो लैंड यानी कि जो ज़मीन है उस पर चले जाते हैं, या फिर जो फूड है खाना है उस पर गिर जाते हैं। दे आफ्टर जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स। फिर वो जो स्पोर्स होते हैं, क्योंकि वो स्पोर्स छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, जब वो नीचे गिरते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं, यानी कि वो नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करते हैं या फिर फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद वो जर्मिनेट होते हैं और ज़्यादा फैल जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर कुछ नहीं है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कैसे जो स्पोर्स होते हैं वो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, जब वो स्पोर प्लांट के फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो गुच्छा होता है स्पोर्ट्स का जब वो फटता है, तो उस केस के अंदर या तो वो हवा में फैल जाता है या फिर वो लैंड पर गिर जाता है या फूड पर गिर जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से वो दोबारा से जर्मिनेट होता है, फैलता है और नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करता है। ठीक है। इतना तुम्हें याद रखना है। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है जो कि होता है राइजोफस। राइजोफस जो होता है वो ब्रेड मोल्ड पर तुम्हें मिल जाएगा। और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पर ये प्रेजेंट होता है। स्पोर फॉर्मेशन होती है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिसमें जिसे बोलते हैं फर्न्स और मॉसेस। ठीक है। एक तो राइजोफस जो कि ब्रेड मोल्ड होती है, और दूसरा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि फर्न्स और मॉसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो तुम्हारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो गया था। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 14 पर। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे एग्जामिनेशन के अंदर कि हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिट इफ़ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन होती है स्पोर्स के थ्रू तो उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, उसे क्या फ़ायदा होगा उस ऑर्गेनिज्म को। तो इसमें आंसर है द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल, क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं वो मोटी एक दीवार से कवर्ड होते हैं, that protect them until they come into contact with another moist surface। यानी कि समझ में आ गया तुम्हें? यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वो एक मोटी दीवार से प्रोटेक्ट किए जाते हैं जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आ जाते किसी मॉइस्ट सरफेस के। मॉइस्ट सरफेस का मतलब है कि कोई गीला सरफेस। ठीक है। एंड कैन बिगिन टू ग्रो, और उसके बाद जब उनकी फॉर्मेशन होगी या फिर वो ग्रो होंगे उससे पहले ही जो स्पोर्स हैं वो उनको थिक वॉल से प्रोटेक्ट किए रखते हैं जब तक वो किसी दूसरे मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आते। मॉइस्ट सरफेस क्या हो सकता है यहाँ पर? मॉइस्ट सरफेस हो सकता है तुम्हारा कि कोई भी
गीला सरफेस या फिर कोई भी कह सकते हो कि जो नमी वाला सरफेस होता है उसके कांटेक्ट में जब तक नहीं आते तब तक जो है वो स्पोर की जो थिक वॉल्स होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर कर रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पर। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो तुम्हारा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके केस में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के केस में इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है या फिर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, वो प्रोपोगेट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। इस मेथड के अंदर नए प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स। यानी कि जो प्लांट के जो पुराने पार्ट्स हैं जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया या फिर उसकी पत्तियां हो गई, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प के बिना ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का भी नाम दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आएगा। एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ब्रायोफाइलम। एक ब्रायोफाइलम प्लांट होता है, इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग स्टेम लीफ पीस। यानी कि या तो वो जो स्टेम होती है उसकी प्लांट की उससे भी रिप्रोड्यूस हो सकता है, या फिर जो प्लांट की जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, उससे रिप्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, मनी प्लांट कैन बी ग्रोन बाय यूजिंग अ पीस ऑफ इट्स स्टेम। यानी कि जो उसकी डंडी होती है या फिर कह सकते हो जो उसकी स्टेम होती है, उससे मनी प्लांट की रिप्रोडक्शन हो सकती है, उसके एक पीस से, सिर्फ एक पीस से, मतलब कि पूरा हमें पीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक पीस से ही उसकी रिप्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इन पोटैटो प्लांट। जो पोटैटो प्लांट ट्यूबर होता है कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू पोटैटो प्लांट। ठीक है, पोटैटो ऑफ न्यू पोटैटो प्लांट। ठीक है, जो पोटैटो प्लांट का ट्यूबर होता है, ट्यूबर का मतलब है एक पीस, जो पोटैटो प्लांट का एक पीस है उसे यूज़ किया जा सकता है पूरे एक नए पोटैटो प्लांट की प्रोडक्शन के लिए। इसे ही बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मदद नहीं चाहिए होती। ये इसमें सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि जो पुराना पार्ट है किसी भी प्लांट का, उससे ही तुम दूसरे जो प्लांट है या फिर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें पूछा जाता है तुमसे एग्जामिनेशन के अंदर कि भैया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करें, क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी क्या क्या एडवांटेज है, पहला एडवांटेज तुम्हें पढ़ना है। पहला एडवांटेज है न्यू प्लांट इज एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। यानी कि जो नया प्लांट फॉर्म होता है क्योंकि वो पेरेंट प्लांट के एक ओल्ड यानी कि पुराने पार्ट से ही प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए नया प्लांट जो है वो एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट की तरह ही होता है। दूसरा, द फ्रूट ट्रीज ग्रो फ्रॉम द सीड्स टेक मैनी ईयर्स टू बियर फ्रूट मेट बाय दिस मेथड फ्रूट्स कैन बी ग्रोन इन मोर ईजियर। यानी कि इस मेथड से क्या होता है कि जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी और इजी तरीके से ग्रो किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, जो ट्रीज़ होते हैं उसमें काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, और बहुत सारे साल जो है वो लग जाते हैं किसी भी फ्रूट को निकलने के, किसी भी ट्री से। लेकिन इस मेथड से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से फ्रूट्स जो है वो बहुत ही आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, इट नीड्स लेस अटेंशन इन देयर अर्ली ईयर्स एज कम्पेयर टू द प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड्स। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अगर कि कोई प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है तो उसको कम अटेंशन की ज़रूरत है, यानी कि हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है उनके शुरुआती दौर में। और अगर हम कंपेयर करें किसी भी प्लांट को जो कि सीड से ग्रो हो रहा है, यानी कि जो बीजों से ग्रो हो रहा है, उससे कंपेयर करेंगे तो इस केस के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अगर हम किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो उसे कम अटेंशन की ज़रूरत है उसके शुरुआती दौर के अंदर। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट्स। ये बात भी सही है कि बहुत सारे प्लांट्स जो है वो ग्रो किए जा सकते हैं सिर्फ एक ही पेरेंट प्लांट को इस्तेमाल कर कर। पांचवा पॉइंट है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सीडलेस प्लांट लाइक बनाना, रोज, ऑरेंज एटसेट्रा। ये बेनिफिशियल होता है सीडलेस प्लांट्स के लिए, जैसे कि बनाना हो गया, रोज़ हो गया, ऑरेंज हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं कटिंग की। तो यहाँ पर कटिंग की बात करते हैं। कटिंग तो तुम्हें समझ में ही आ रहा है कटिंग क्या होती है। अ स्मॉल पार्ट
of a plant, a small part of a plant which is removed by making a cut with a knife called cutting। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल पार्ट यानी कि छोटा सा पार्ट जो है प्लांट का, उसे निकाल दिया जाता है एक कट मार के। ठीक है, एक कट लगा के उस छोटे से पार्ट को प्लांट के रिमूव कर दिया जाता है उस पूरे पेरेंट प्लांट से। एग्जाम्पल क्या है इसमें, इसमें एक एग्जाम्पल दो याद रख लो बस बहुत है, रोज़ और शुगर केन। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर। ये तो हाँ, 17th पॉइंट है तुम्हारा लेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं लेयरिंग की। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है अ ब्रांच ऑफ द प्लांट पुल टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड द पार्ट विच इज कवर्ड विद मॉइस्ट। अ ब्रांच ऑफ प्लांट, सॉरी, अ ब्रांच अ ब्रांच ऑफ द प्लांट पुल्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड। यानी कि एक ब्रांच, जो प्लांट की एक ब्रांच होती है, उसको जब हम ग्राउंड की तरफ पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, उसको खींचते हैं ग्राउंड की तरफ, एंड द पार्ट विच इज़ कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल डेवलप्स अ न्यू रूट फ्रॉम द ब्रांच। यानी कि वो पार्ट जो कि मॉइस्ट सॉइल यानी कि जो नमी वाले सॉइल से कवर्ड होता है, जब वो एक नई रूट को डेवलप करता है उस ब्रांच से, तब उसे हम बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग भी बहुत आसान है कि इसके अंदर एक, जब एक ब्रांच होती है प्लांट की, जब उसे ग्राउंड की तरफ पुल किया जाता है और वो पार्ट जो कि कवर्ड होता है मॉइस्ट सॉइल से यानी कि नमी वाले सॉइल से, जो पार्ट कवर्ड होता है, जब वो एक नई रूट को डेवलप करता है उस ब्रांच से, तो उसके केस में भी एक प्लांट की रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो ये लेयरिंग है, इसके एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं, हिबिस्कस, लेमन, जैस्मीन और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तुम इसमें से कोई दो भी याद रख सकते हो, तुम्हारा मन हो तो चारों याद कर लो भाई। आगे बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। तो भाई ग्राफ्टिंग इट इज़ अ मेथड इन विच स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आफ्टर कटिंग। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें दो अलग अलग प्लांट्स की जो स्टेम होती है, जब उसे काट दिया जाता है, दे स्टिक टुगेदर इन सच अ वे डेट दे फॉर्म अ सिंगल प्लांट। यानी कि जब ये अज्यूम करो कि तुम्हारे पास दो प्लांट्स हैं, तुमने उन दोनों प्लांट्स की अलग अलग जो स्टेम है उसको काटा और उसके बाद उन्हें चिपका दिया एक साथ। ठीक है, ताकि वो एक सिंगल प्लांट की फॉर्मेशन करें। फिर क्या होता है, द स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट इज कॉल्ड स्टॉक। यानी कि वो प्लांट की स्टेम जिसके पास एक रूट है यानी कि उनकी जड़ हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टॉक। एंड द रूट इज कॉल्ड शियोन। यानी कि जो रूट है, जो जो जड़ें हैं, उन्हें बोलते हैं हम शियोन। ये वर्ड तुम्हें याद रखने हैं एग्जामिनेशन के अंदर, जब तक तुम ये वर्ड्स नहीं लिखोगे उसके मार्क्स जो है वो तुम्हें कट कर लिए जाएंगे। इसलिए दोनों वर्ड याद रखने हैं कि जो स्टेम होती है उस प्लांट की, जिसमें रूट होती है, जिसमें जड़ होती है, उसे स्टॉक बोलते हैं। और जो रूट होती है, जो जड़ होती है, उसे शियोन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल है इसका एप्पल, पीच, एप्रिकॉट। ठीक है, एप्पल, पीच, एप्रिकॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19th पॉइंट पर। 19 पॉइंट है तुम्हारा टिश्यू कल्चर। ठीक है, 19 पॉइंट है तुम्हारा टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव्ड। देखो यार, पहले डेफिनेशन पढ़ो, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट। ये पता लग गया तुम्हें कि जब एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है एक छोटे से प्लांट के पीस से। ठीक है, प्लांट टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट इन अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम इज टिश्यू कल्चर ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब प्रोडक्शन होती है एक नए प्लांट की एक छोटे से पीस से, किसके पीस से, एक प्लांट टिश्यू का जब एक छोटा सा पीस रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। यानी कि समझ लो कि जब एक प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो प्लांट जो ग्रो कर रहा है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट जो है वो जो ग्रो कर रहा है, इस प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं टिप ऑफ द प्लांट। क्या बोलते हैं, इसे टिप बोलते हैं। ठीक है, जब इस प्लांट की टिप का जो टिश्यू है उसे रिमूव कर दिया जाएगा एक सूटेबल ग्रोथ मीडियम में, उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे टिश्यू कल्चर। समझ में आ गया कि जो एक प्लांट है उस प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो जिसे हम बोलते हैं रू टिप। ठीक है, जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं टिप, जब उसके टिश्यू को रिमूव कर दिया जाएगा एक सूटेबल ग्रोथ मीडियम में, तो उसे हम बोलेंगे टिश्यू कल्चर। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। बहुत सारे एडवांटेज हैं।
ये एडवांटेजेस तुम्हें ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है वेरी फास्ट टेक्निक, क्योंकि इसके अंदर बहुत फास्ट टेक्निक होती है टिश्यू कल्चर के अंदर। दूसरा, ये डिजीज़ फ्री होता है, इससे कोई डिजीज़ नहीं लगती। कैन ग्रो द प्लांट अराउंड द ईयर, यानी कि पूरे साल इसमें प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। चौथा पॉइंट है वेरी लेस स्पेस रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, यानी कि इसके केस में बहुत कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है नए प्लांट की प्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट के लिए। ये चारों पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुमसे एग्जामिनेशन के अंदर टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन और एडवांटेजेस दोनों ही पूछ ली जाए तो। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। देखो भाई, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है वो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, जो कि तुम्हें कई सारे फेस्टिवल्स के अंदर दिख जाएंगे। बहुत सारे घरों में भी लोग डेकोरेट करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, जो कि डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्चिड्स और दहाइया। ठीक है, दो एग्जांपल याद रखने हैं तुम्हें, ऑर्चिड्स और दहाइया, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं या फिर डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं। आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब अभी तक तो हम क्या बात कर रहे थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट, जो कि फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है पॉलिनेशन का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन में भी तुमने पढ़ रखा हो प्रीवियस क्लासेस के अंदर, लेकिन दोबारा से पढ़ लो। पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन, यानी कि तुमने देखा होगा कि एक फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर एक स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर क्या होता है? एंथर होता है। ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कि जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी फ्लावर से, फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन, यानी कि जो स्टेमन होता है, यानी कि किसी भी स्टेमन के एंथर से, टू द स्टिग्मा ऑफ द कैपलर, यानी कि जो कैरपलर होता है, यानी कि कार्पेल होता है, सॉरी। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन, यानी कि जो स्टेमन होता है उसके एंथर से, टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल, यानी कि जो कार्पेल होता है उसके स्टिग्मा तक जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? जब चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, चाहे वो हवा से उड़कर जाए, चाहे वो बारिश की वजह से उड़कर जाए, तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब एक पोलन ग्रेन जब एक स्टेमन के एंथर से एक कार्पेल के स्टिग्मा में तक पहुंच जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। इतना तो तुम्हें बेसिक पता ही होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर? अगला पॉइंट है यहाँ पर सेल्फ। दो तरह, देखो, दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है व्हेन pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower on the same plant is called self pollination। तो यहाँ पर क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, कि जब pollen grains किसी भी फ्लावर के एंथर से ट्रांसफ़र तो होते हैं, दूसरे सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा में जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि जब एक ही प्लांट हो, एक ही प्लांट के अंदर जब ये ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन किसी भी फ्लावर के एंथर से और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए अपने ही प्लांट के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया? कि जब एक सेम प्लांट हो, जब एक सेम प्लांट के अंदर दो फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर ने अपना एंथर जो है वो ट्रांसफ़र किया दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, सेम प्लांट के अंदर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ नहीं होता। जब पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर के, यानी कि फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से ट्रांसफ़र तो होते हैं, लेकिन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसके केस में क्या होता है? इसके केस में सिर्फ इतना होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स किसी भी फ्लावर के, मतलब कि जो फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट तक तो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन वो फ्लावर जो है वो दूसरे प्लांट का फ्लावर होता है। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। ठीक है, दूसरे प्लांट का फ्लावर होता है, उसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एक प्लांट के, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर फ्लावर है, फिर एक दूसरा प्लांट है, उस प्लांट के अंदर एक फ्लावर है जिसका स्टिग्मा है। तो जब पॉलन ग्रेन्स ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं है दोनों की। आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, या फिर कह सकते हो तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी तुम कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या होती है? कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को तुम्हें समझना पड़ेगा। पहला है इसमें गैमेट। ठीक है, गैमेट क्या होते हैं?
गैमेट, द सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। यानी कि गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स वो सेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें बोलते हैं गैमेट्स। गैमेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। द मेल गैमेट इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म। यानी कि जो मेल गैमेट होता है एनिमल्स में या फिर कह सकते हो ह्यूमन बींग्स में, उन्हें बोलते हैं हम स्पर्म। ठीक है। एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम और एग। यानी कि जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम बोलते हैं ओवम या फिर एग। ठीक है। आगे बात करते हैं जाइगोट की। जाइगोट क्या होता है? द सेल विच इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। यानी कि जब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उससे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। आगे बढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर। फर्टिलाइजेशन होता है द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं एम्ब्रायो पे। एम्ब्रायो क्या होता है? द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जाइगोट एंड द न्यूली फाउंड बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रायो। यानी कि जब एक जाइगोट और एक न्यूली फाउंड बेबी के बीच में जो स्टेज होती है, तो उसे हम बोलते हैं एम्ब्रायो। यानी कि जब एक जाइगोट फॉर्म होता है और एक न्यूली बॉन्ड बेबी फॉर्म होने से जस्ट पहले की जो स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रायो। ठीक है। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती हैं, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो। इट टेक्स प्लेस इन मैमल्स। ये किस में होती है? मैमल्स में होती है, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, बर्ड्स आते हैं और रेप्टाइल्स आते हैं। ठीक है। ये तो मैं एग्जांपल ध्यान रखना किस किस के अंदर होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिंपल डेफिनेशन है वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के बाहर हो, आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसके केस में क्या एग्जांपल है? इन एम्फीबियंस एंड फिशेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं और जो फिशेज होते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ये तो मैं एग्जांपल ध्यान रखने एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है तुमसे एग्जामिनेशन के अंदर कि भैया जो पॉलिनेशन है और जो फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर तुम डिफरेंस बता दो। ठीक है। तो पॉलिनेशन के अंदर तो तुम्हें दो डिफरेंस याद रखने हैं। क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसफ़र होता है किसका? पॉलन ग्रेन्स का, फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। बस तुम्हें ये डेफिनेशन लिखनी है। इसमें फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब मेल गैमेट प्रेजेंट इन व्हेन मेल गैमेट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स जॉइंस विद फीमेल गैमेट इन ओवम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? इट टेक्स प्लेस बाय वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेशन जो है वो कई सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो विंड होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इट टेक्स प्लेस बाय नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल मीन्स। तो यहाँ नहीं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो नेचुरली होता है, ये तो तुम्हें सबको पता ही है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के अंदर हो, चाहे वो मैमल्स के अंदर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर हो। ठीक है। तो बस दो डिफरेंस तुम्हें याद रखने हैं, ज़्यादा एग्जामिनेशन के अंदर डिफरेंस तुमसे पूछेगा नहीं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के केस में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 पॉइंट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर पहले तो ये समझ लेना है कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला होता है इसमें टेस्टिस, एपिडाइमिस, स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस और वास डिफरेंस। ठीक है। इन सारे चीज़ों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ होती हैं। टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। टेस्टिस क्या होता है? दे आर ओवल शेप्ड ऑर्गन्स लाइन एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि ये ओवल शेप्ड के होते हैं, ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। ये ओवल शेप्ड ऑर्गन कैसा हो सकता है? ओवल शेप्ड ऐसा होता है। ठीक है। तो ये ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी में लाई करते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। दे आर सॉरी दे आर देर आर टू टेस्टीज इन मेल। तो ये तो पता ही है तुम्हें कि दो टेस्टीज होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेक सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म। यानी कि जो टेस्टीज होता है उनका फंक्शनिंग क्या होती है, उनका काम क्या होता है कि ये सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं जिन्हें हम स्पर्म बोलते हैं। एंड मेक सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टिस्टेरोन। यानी कि जो टेस्टीज होते हैं उनके दो फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं कि टेस्टीज जो है
वो मेल्स के अंदर पाए जाते हैं और सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं जिन्हें स्पर्म बोलते हैं, और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है? द स्पर्म्स फॉर्म्ड इन टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस। यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं जो टेस्टिस के अंदर फॉर्म होते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो एक कॉइल्ड ट्यूब के अंदर वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस सिंपली बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि एक कॉइल्ड ट्यूब होते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स एंटर करते हैं जब वो टेस्टिस से बाहर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वास्ट डिफरेंस के बारे में। वास्ट डिफरेंस फ्रॉम एपिडिडाइमिस स्पर्म्स आर कैरीड बाय लॉन्ग ट्यूब विच जॉइन another ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा कमिंग फ्रॉम द ब्लेडर। यानी कि क्या होता है कि जब एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर प्रवेश करते हैं, या फिर कह सकते हो एंटर कर सकते हैं, जो कि यूरेथ्रा से कनेक्ट होती है। समझ गए? यानी कि जब स्पर्म्स जो है वो एपिडिडाइमिस से बाहर निकल रहे होते हैं, एपिडिडाइमिस से जब स्पर्म्स जो है वो आ रहे होते हैं, तो वो एक और कह सकते हो ट्यूब के अंदर ज्वाइन होते हैं जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जो कि ब्लेडर से आती है। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस के अंदर तो हमें समझ में आ गया कि वास्ट डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि जब एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरी ट्यूब के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं जिसे बोलते हैं हम यूरेथ्रा। ठीक है, तुम ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक ऐसे क्या नाम है, एक ऐसे ट्यूब आ रही है और उसके साथ जो है वो एक और ट्यूब यहाँ से कनेक्ट हो जाए और उसके साथ जो है वो फिर फ्लो हो जाए। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि जब दो ट्यूब्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, उसका सेम पाथ हो जाए, तो इसके केस में तुम्हें जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वास्ट डिफरेंस वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं स्क्रोटम की। ठीक है, स्क्रोटम। अब स्क्रोटम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रोटम। टेस्टीज सॉरी टेस्टीज लाई इन स्मॉल मस्कुलर पाउच आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि जो टेस्टीज होते हैं वो एक स्मॉल छोटे से मस्कुलर पाउच के बाहर होते हैं। ठीक है, टेस्टीज लाइज इन स्मॉल मस्कुलर पाउच आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टीज जो है एक छोटे से मस्कुलर पाउच के अंदर होती है जिसे हम बोलते हैं, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर। देखो यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुमसे पूछा जाएगा 100% एग्जामिनेशन के अंदर कि वाई जो टेस्टीज होते हैं उनको स्क्रोटम के अंदर क्यों रहते हैं वो, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन को एक लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एंड देन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। इसलिए तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है कि जो टेस्टीज हैं वो एक छोटे से मस्कुलर पाउच के अंदर रिसाइड करते हैं या फिर उनके अंदर रहते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर के लिए बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार रिपीट हो चुका है, इसे तुम्हें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं पेनिस के बारे में। पेनिस क्या है? इट पासिस स्पर्म फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम मैंस बॉडी पार्ट इनटू वेजिना ऑफ फीमेल्स बॉडी ड्यूरिंग द मेटिंग। यानी कि मेटिंग के दौरान ये जो है स्पर्म को पास करता है किसी मैन की बॉडी से इनटू द वेजिना ऑफ अ फीमेल बॉडी ड्यूरिंग मेटिंग। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है पेनिस के बारे में। और बात करते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में। सेमिनल वेसिकल क्या होता है? द ग्लैंड्स सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है सेमिनल वेसिकल, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। एड देयर सीक्रीशन इन टू स्पर्म सो डैट स्पर्म बिकम्स लिक्विड। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये दो ऐसे ग्लैंड हैं वो जो कि स्पर्म को एक तरीके से एक फ्लूइड ऐड कर देते हैं स्पर्म के लिए, क्योंकि ताकि जो स्पर्म है वो लिक्विड बन जाए। ठीक है, समझ में आ गया? एक तरीके से तुम कह सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो दो ग्लैंड्स हैं, चाहे वो सेमिनल वेसिकल हो गया चाहे फिर वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो एक तरीके से एक तरीके का लिक्विड स्पर्म के अंदर ऐड कर देते हैं ताकि वो जो स्पर्म्स हैं वो लिक्विड बन जाएं। ठीक है, और इसमें एक वर्ड आता है सीमेन। सीमेन क्या होता है? सीमेन होता है जब स्पर्म के अंदर लिक्विड ऐड हो जाता है तो हम उसे सीमेन बोलते हैं। ठीक है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमिनल वेसिकल होता है उसके अंदर फ्लूइड ऐड करता है स्पर्म के अंदर, तो हम उसे स्पर्म नहीं बोलते हैं, हम उसे सीमेन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड ऐड किया गया है, फ्लूइड ऐड किया गया है सेमिनल वेसिकल या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब तुमसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का क्या रोल है? तो मैंने तुम्हें बताया कि बोथ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट्स फ्लूइड विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सीमेन, यानी कि जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जो कि एक सीमेन की फॉर्मेशन करता है। द फ्लूइड सीक्रेटेड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल फॉर्म 60% ऑफ सीमेन, यानी कि जो फ्लूइड जो सेक्रेट किया जाता है सेमिनल वेसिकल के द्वारा वो 60% ऑफ सीमेन की फॉर्मेशन करता है। वाइल द फ्लूइड सीक्रेटेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्म्स 30% ऑफ द सीमेन। तो ये क्या करता है, ये 30% ऑफ सीमेन की फॉर्मेशन करता है। इट मेक्स द पाथ इट मेक्स द पाथ स्मूथ थ्रू विच स्पर्म्स ट्रैवल। ठीक है, ये क्या करता है, ये उस पाथ को स्मूथ कर देता है जिससे स्पर्म्स जो है वो ट्रैवल ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तुम्हें समझ में आ गया क्या रोल है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का, कि दोनों ही सेमिनल वेसिकल हो चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड हो एक फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं जो कि एक सीमेन का पार्ट बनता है। जो फ्लूइड सीक्रेट किया जाता है या रिलीज़ किया जाता है सेमिनल वेसिकल का, वो सीमेन का 60% पार्ट फॉर्म करता है, और जो फ्लूइड सीक्रेट किया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा वो 30% ऑफ सीमेन का फॉर्म करता है, जो कि एक जो जिससे स्पर्म ट्रैवल कर रहा है उसके पाथ को स्मूथ कर देता है ताकि स्पर्म जो है वो ईजिली ट्रैवल कर पाए। ठीक है, दोनों का वर्क और फंक्शनिंग तुम्हें समझ में आ गई। आगे चलते हैं यहाँ पर। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, द फ्लूइड प्रोटेक्ट्स। तो यहाँ पर तुम्हें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, द फ्लूइड प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम एसिड प्रेजेंट इन यूरेथ्रा। तो यानी कि जो यूरेथ्रा होता है उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उससे वो फ्लूइड जो है वो स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ्लूइड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सम अदर एंजाइम्स, यानी कि जो फ्लूइड रिलीज़ किया गया है, जो सेमिनल वेसिकल है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके द्वारा जो फ्लूइड रिलीज़ किया गया है वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसके फॉर्म में? फ्रुक्टोज कैल्शियम और दूसरे एंजाइम्स के फॉर्म में वो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टीज इन ह्यूमन बींग्स। तो यानी कि टेस्टीज के क्या फंक्शन है, ये तुम अभी मैंने तुम्हें बताया जस्ट कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। दोबारा से देखते हैं। द फंक्शन ऑफ टेस्टीज इन ह्यूमन बींग्स आर आफ्टर द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। देखो यार, एडोलेसेंस ऐसी एज होती है जो कि मेच्योरिटी की एज होती है। ठीक है, प्यूबर्टी की एज के बाद जो एज होती है उसे बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, आफ्टर द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस टेस्टीज प्रोड्यूस मेल गैमेट इन ह्यूमन मेल्स, यानी कि टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन मेल्स, जिन्हें हम स्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टिस्ट्रोन प्रोड्यूस्ड इन टेस्टीज। जो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं टेस्टिस्ट्रोन, वो प्रोड्यूस होता है टेस्टीज के अंदर। टेस्टिस्ट्रोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि जो टेस्टिस्ट्रोन होता है उसका काम होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसकी डेवलपमेंट हो, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो दूसरे सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनकी ग्रोथ हो और उनकी डेवलपमेंट हो। उसका काम किसने संभाला है? जो हार्मोन रिलीज़ किया जाता है टेस्टिस के द्वारा जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके चार पार्ट होते हैं। एक होता है तुम्हारा ओवरीज, दूसरा होता है ओविडक्ट, तीसरा होता है यूट्रस, चौथा होता है वेजिना। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे इन सब पार्ट्स को समझेंगे। ओवरीज क्या होती है? ओवरीज होती हैं प्रोड्यूस एंड स्टोर एग्स एंड मेक्स हार्मोन दैट कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी, यानी कि जो ओवरीज होती हैं वो क्या करती है? वो प्रोड्यूस करती है और एग्स को स्टोर करती है, और ओवरीज का काम होता है ऐसे हार्मोन्स बनाना जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करे। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया। ओवरीज जो है सबसे पहले एग प्रोडक्शन करती है और हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सके। दूसरा ओविडक्ट। ओविडक्ट जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओविडक्ट भी बोलते हैं इसे और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब का काम होता है रिसीव ओवम एंड मूव्स इट टूवर्ड्स यूट्रस, यानी कि ये जो है ओवम को रिसीव करती है और यूट्रस की तरफ इसे पुश कर देती है या फिर मूव कर देती है। किसका काम होता है ये? ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, आगे बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस क्या होता है? नरिश द डेवलपिंग फोइटस, यानी कि ये क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है यूट्रस। जो डेवलपिंग फोइटस होता है, यानी कि जो जो फोइटस जिससे तुम कह सकते हो जो स्टेज होती है जाइगोट से पहले की या फिर एम्ब्रायो से पहले की या फिर कह सकते हो उसके बाद की,
तो उसके केस में जो है यूट्रस नरिशमेंट या फिर कह सकते हो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसे नरिश करता है, उसके अंदर मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो ये काम होता है यूट्रस का। आगे बात करते हैं वेजिना। प्ले अ रोल इन बोथ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि वेजिना जो है एक रोल प्ले करती है किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर भी और चाइल्ड बर्थ के अंदर भी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इससे रिलेटेड तुम्हें याद रखनी है। पहली डेफिनेशन है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है? आफ्टर मेच्योरिटी द ओवरी रिलीजेज वन ओवम और एग, यानी कि मेच्योरिटी के बाद जो ओवरी होती है वो एक ओवम या फिर एग को रिलीज करती है आफ्टर एवरी 28 डेज, यानी कि हर 28 दिन बाद जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो ओवरी जो है एग रिलीज करती है हर 28 डेज, यानी कि हर 28 दिनों के बाद। द रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी कि जब वो ओवम रिलीज होता है तो उसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल। तो यानी कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो ओव्यूलेशन है वो 14वें दिन होता है, यानी कि जब ये प्रोसेस चल रही होती है इस प्रोसेस के 14वें दिन जो है ओव्यूलेशन होता है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? मैच्योरिटी के बाद जो ओवरी है वो एक ओवम या एग रिलीज करती है हर 28 दिन के बाद, और जो रिलीज जब ओवम रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ओव्यूलेशन जब ये प्रोसेस चल रही होती है तो उसके हर 14वें दिन साइकिल पर जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, हर 14वें दिन जो ओव्यूलेशन है वो टेक प्लेस होता है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा ओव्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर तुम्हें दे रखा है मेंस्ट्रुएशन। आगे बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है भाई? मेंस्ट्रुएशन होता है द शेडिंग ऑफ द डीजनरेटेड ओवम सेलुलर लाइनिंग्स ऑफ यूट्रस, यानी कि क्या होता है ना कि जब जो डीजनरेटेड एग सेल्स होते हैं, यानी कि जो यूट्रस होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है जब वो झड़ जाती है, या फिर जब डीजनरेटेड एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स के साथ जब वो झड़ जाती है तो उस केस में हम उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये मेंस्ट्रुएशन कब होती है? इट अकर्स इफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम या फिर एग डज नॉट टेक प्लेस, या फिर कह सकते हो कि जब एग सेल्स जो होते हैं या फिर जो ओवम होता है जब उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उस केस में जो है मेंस्ट्रुएशन होती है। यानी कि जो इनर लाइनिंग होती है किसकी, यूट्रस की, जब वो झड़ जाती है तो उस केस में जो है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होती है। और ये तब होती है जब एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती या फिर एग सेल्स की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्शन या फिर इम्प्लांटेशन पर। ठीक है, कंसेप्शन या फिर इम्प्लांटेशन क्या होता है? एन एक्टिव स्पर्म गेट्स फ्यूज्ड विद एग और रीचिंग द यूट्रस। ठीक है, एज अ रिजल्ट जाइगोट इज फॉर्म्ड, यानी कि जब क्या होता है कि जब एक एक्टिव स्पर्म जो है वो एग के साथ जाकर फ्यूज हो जाता है, जब वो यूट्रस तक पहुंचता है और जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, दैट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो, उसके बाद वो जाइगोट जो है वह एम्ब्रायो की फॉर्मेशन करता है। द एम्ब्रायो इम्प्लांट्स इटसेल्फ ऑन द यूट्रस। ठीक है, तो यानी कि जो एम्ब्रायो है वो अपने आप को इम्प्लांट कर देता है उस यूट्रस से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन या फिर कंसेप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन या फिर कंसेप्शन से। यानी कि जब एक एक्टिव स्पर्म जो वो फ्यूज हो जाता है किसके साथ, एक्स सेल्स के साथ, जब वो यूट्रस के पास पहुंचता है और एज अ रिजल्ट जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और फिर वो जाइगोट जो है वो एक एम्ब्रायो के अंदर डेवलप हो जाता है। यानी कि जो एम्ब्रायो होता है वो अपने आप को यूट्रस पर क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, आगे चलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, इसे बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो इन यूट्रस टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें जो एम्ब्रायो है जो यूट्रस में फॉर्म हो रहा है या फिर डेवलप हो रहा है, जब यानी कि जो एम्ब्रायो की फॉर्मेशन है यूट्रस के अंदर तब से लेकर जब तक उस चाइल्ड की बर्थ नहीं हो जाती उसके बीच का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इन ह्यूमंस दिस टाइम पीरियड इज़ अबाउट 280 डेज और 40 वीक्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो टाइम पीरियड होता है वो अबाउट 280 दिनों का होता है या फिर 40 हफ्तों का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि गर्ल्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, या फिर प्यूबर्टी कह सकते हो कि जब तुम्हारा जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होता है या फिर जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने लेवल अपने पीक पर होते हैं, उस केस को हम बोलते हैं प्यूबर्टी की एज जो होती है। तो कौन कौन से गर्ल्स के अंदर चेंजेस देखे जाते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, वो सारे चेंजेस के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है
द वेरियस चेंजेस अकर्ड इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी में क्या होता है कि हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट्स एंड पब्लिक रीजन और आर्मपिट्स के अंदर जो है वो हेयर की ग्रोथ हो जाती है। दूसरा, मेमोरी ग्लैंड्स या फिर ब्रेस्ट डेवलप्स एंड एनलार्ज, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं या फिर जो ब्रेस्ट होती हैं उनकी जो साइज़ है उनके अंदर इंक्रीमेंट आता है। तीसरा, हिप्स ब्रॉडन, यानी कि जो हिप्स होती हैं वो चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। चौथा है, एक्स्ट्रा फैट डेवलप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हिप्स और थाइज, यानी कि हिप्स या फिर थाइज में बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो डेवलप हो जाता है इन एरियाज़ के अंदर। पांचवा है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजिना इन लार्ज, ये तीन पार्ट जो है बॉडी के वो बड़े हो जाते हैं। ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग, यानी कि जो ओवरीज हैं वो एग को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। मेंस्ट्रुएशन यानी कि मंथली पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद एडल्टहुड बिगिन टू डेवलप, यानी कि जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो डेवलप होने लग जाती है एज अ ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन नेचर के अंदर। जो फीलिंग्स होती हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स की या फिर सेक्सुअल जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जो भी फीलिंग्स हैं सेक्सुअल रिलेटेड, वो सारी फीलिंग्स जो है वो ह्यूमन बॉडी या फिर गर्ल्स के अंदर डेवलप होने लग जाती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। आगे बात कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं और एग्जामिनेशन के अंदर तुमसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम हाउ डज, तो ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, यानी कि जो एम्ब्रायो है उसको नरिशमेंट कैसे मिलता है बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर उसे कैसे नरिशमेंट मिलता है या फिर न्यूट्रिशन मिलता है। तो क्या कहते हैं कि इन मदर्स बॉडी एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, यानी कि जो मदर का ब्लड होता है उसके अंदर से न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रायो को। फॉर दिस देर इज़ अ स्पेशल फॉर दिस देर इज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा, यानी कि इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कंटेन्स विली, प्लेसेंटा के अंदर विली होती है। देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन मदर्स टिश्यू डेट कवर्स द विली, यानी कि बहुत सारे ऐसी खाली जगह होती हैं मदर के टिश्यू के अंदर जो उस विली को कवर करती है। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द मदर्स टू द एम्ब्रायो। समझ में आ गया, यानी कि जो पूछा गया है कि बॉडी के अंदर, यानी कि मदर की जो बॉडी होती है उसके अंदर एम्ब्रायो को कैसे नरिशमेंट मिलता है, कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो मदर की बॉडी में एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से। उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है मदर की बॉडी में जिसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर विली होती है जो कि एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, यानी कि जो खाली जगह होती है मदर के टिश्यूज़ के अंदर जो कि विली को कवर करती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एक एम्प्टी स्पेस जो प्रेजेंट होता है उससे एक लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है, ताकि मदर के ब्लड से जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है और जो दूसरे सब्सटेंस हैं उनका ट्रांसफ़र हो पाए मदर से एम्ब्रायो तक। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो तुम्हें पूरी याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है तुमसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से जो एम्ब्रायो है उसे नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा में विली होती है और कैसे कैसे जो है वो न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र होता है ब्लड से थ्रू, जिसमें कौन कौन से मीडियम होते हैं, ट्रांसफ़र होता है किस किस चीज़ का, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और दूसरे सब्सटेंसेस का मदर की बॉडी से एम्ब्रायो तक। ठीक है, आगे बात करते हैं वाई डज मेंस्ट्रुएशन अगर, यानी कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं इफ़ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज ही नहीं होगा इन द फीमेल बॉडी, देन द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज़ नो लॉन्गर नीडेड, यानी कि जो मोटी लेयर होती है, इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड हैंस इट ब्रेक्स, इसलिए वो टूट जाती है। सो द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद इट along with the blood along with the blood vessels and the dead ovum comes out, इसलिए जो सॉफ्ट और थिक इनर लाइनिंग होती है ब्लड के साथ ही वो बाहर आ जाती है ऑफ द वेजिना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इसलिए ब्लड के फॉर्म में वो जो थिक इनर लाइनिंग होती है यूट्रस के बाहर, वो ब्लड के साथ ही बाहर आ जाती है। और जो डेड ओवम होता है, यानी कि जो डेड एग सेल्स होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं वेजिना से ब्लड के साथ ही, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसके केस में ऐसा होता है। अब ये मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है ये तो पता लग गया, क्योंकि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म, जब तुम्हारा जो ओवम है या फिर एग जो है जब वो फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो वो इसलिए मेंस्ट्रुएशन होती है। मेंस्ट्रुएशन अकर्स आफ्टर द इंटरवल ऑफ एवरी 28 डेज, ये तो तुम्हें पता ही लग गया, इन द टाइम पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन
ठीक है, अबाउट 14 डेज का होता है, ये तुमने अभी पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्वॉल्व्स बर्थ कंट्रोल एंड प्रिवेंटिंग द चांसेस ऑफ एसटीडीज। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिवली तुम्हें जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जिसमें क्या होता है कि बर्थ कंट्रोल, यानी कि जो हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है। और जो चांसेस हैं एसटीडीज़ के, यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनको बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ज़रूरत है। पहले बात कर लेते हैं बर्थ कंट्रोल की। ठीक है, बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं। बर्थ कंट्रोल, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड टू हैव सफिशिएंट गैप बिटवीन सक्सेसिव बर्थ्स। अ नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस हैव बीन डेवलप्ड इन दिस रिगार्ड। यानी कि बर्थ कंट्रोल का मतलब है जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो एंड टू हैव सफिशिएंट गैप बिटवीन सक्सेसिव बर्थ। ठीक है, जो बर्थ होता है उसके अंदर गैप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। आगे आगे आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है, यानी कि जो बर्थ कंट्रोल है, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए या फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कह सकते हो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज या फिर कुछ बैरियर्स को इंट्रोड्यूस करा गया है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके। जिसमें पहला बैरियर आता है आपका मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर क्या होता है? बैरियर सच एज कॉन्डम्स ऑन द पेनिस और सर्वाइकल कैप्स इन द वेजिना are used to prevent entry of sperms during the journey of vagina in during the journey in vaginal tract। यानी कि बैरियर जैसे कि कॉन्डम्स जो कि पेनिस पर होते हैं या फिर सर्विकल कैप्स जो कि वेजिना पर लगती हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है ताकि जो स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री ना हो ड्यूरिंग द जर्नी इन वेजिनल ट्रैक्ट। तो ये क्या है? एक मैकेनिकल बैरियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हार्मोन बेस्ड पिल्स विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स से तुम समझ सकते हो, जो कह सकते हो तुम, जो मेडिसिन दी जाती हैं, हार्मोन बेस्ड पिल्स दी जाती हैं जो कि यूज़ करी जाती हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी से बचने के लिए, उन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। ठीक है, दीज पिल्स मस्ट बी टेकन रेगुलरली, दे में हैव साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। यानी कि ये जो पिल्स हैं उन्हें रेगुलरली लेना पड़ता है और जो है इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं IUCDs की, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो ये क्या होते हैं? इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, जैसे कि कॉपर ट्यूब। यानी कि कॉपर ट्यूब जो होती है वो एक तरह का इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है। ठीक है, इज़ अ पॉपुलर IUCD। यानी कि अगर तुमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि IUCD का एक एग्जाम्पल बताओ तो तुम्हें कॉपर ट्यूब का एग्जाम्पल देना है। आगे बढ़ते हैं, सर्जिकल मेथड। मेथड इंक्लूड वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। यानी कि सर्जरी के थ्रू भी जो प्रेगनेंसी है उसे प्रिवेंट किया जाता है। उसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्यूबेक्टॉमी और एक होता है वेसेक्टॉमी। दोनों को समझेंगे। वेसेक्टॉमी क्या होता है? वेसेक्टॉमी होता है द सर्जिकल मेथड इन विच अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो वास्ट डिफरेंस होता है, सर्जरी के थ्रू उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसके एक छोटे से पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और लिगेटेड इज नोन एज वेसेक्टॉमी, उसे वेसेक्टॉमी बोलते हैं। दिस मेथड प्रिवेंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म। इससे क्या होता है कि स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन नहीं होता या फिर रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो सर्जरी कर जब वास्ट डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाए, वास्ट डिफरेंस के एक छोटे से पोर्शन को रिमूव कर दिया जाए, इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? वेसेक्टॉमी। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्यूबेक्टॉमी के बारे में। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है? द मेथड इन विच अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव। यानी कि ट्यूबेक्टॉमी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसमें क्या होता है? जो फेलोपियन ट्यूब होती है जिसके अंदर एग सेल्स होते हैं, उस फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसे बांध दिया जाता है, टाइड अप, इज नोन एज ट्यूबेक्टॉमी। उसे ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। दिस मेथड प्रिवेंट्स यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। इससे क्या होता है? इससे स्पर्म और एग्स का फ्यूजन नहीं होता, आपस में मिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन नहीं होता, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। दोनों मेथड्स होते हैं मेल और रिप्रोडक्टिव फीमेल सिस्टम के लिए। आगे बढ़ते हैं, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो देखो यार, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती हैं। सम इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जो डिजीज़ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती हैं उन्हें बोलते हैं एसटीडीज़। जैसे कि गोनोरिया, साइफिलियस और वॉर्ड्स। ये तीन एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं, गोनोरिया, साइफिलिस और वॉर्ड्स। ठीक है, आर कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ विच कैन बी क्योर्ड। तो इन तीनों डिजीज़ का क्योर है, मार्केट के अंदर ट्रीटमेंट है। ठीक है,
ATDS यानी ये कह सकते हो एड्स इज़ ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस, यानी कि जो एड्स होती है, एड्स भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि HIV वायरस के वजह से होती है। लेकिन इसमें क्या है, ये इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है आज तक। जो मॉडर्न साइंस है वो आज तक एड्स का ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल करा पाई, और जिस भी इंसान को एड्स होती है उसकी डेथ पक्की होती है, क्योंकि एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू डिजीज़ फैलती है, और अभी तक मॉडर्न साइंस जो है इसका क्योर नहीं निकाल पाई है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया तुम्हारा चैप्टर यहाँ पर रिप्रोडक्शन ख़त्म। ठीक है, तो अगर तुम्हें इन जो मैंने तुमने नोट्स दिए हैं, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। ठीक है, और दूसरी बात, अगर तुम्हें इन नोट्स की एक PDF चाहिए हो, ठीक है, तो PDF का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तुम जो है PDF को एक्सेस कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन नोट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो। और बाकी अगर तुम नए हो चैनल पर तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और तुम्हें नोट्स की PDF कैसे डाउनलोड करनी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक दिया हुआ है उस पर तुम्हें क्लिक करना है। उस साइट पर तुम पहुंचोगे, वहां पर तुम्हें वेरीफाई कर स्क्रॉल डाउन कर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सिर्फ 45 सेकंड्स के लिए तुम्हें वेट करना है और तुम्हारे जो नोट्स की PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी और तुम जो है उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो।